लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। उसके तो दिलो दिमाग पे बस पैसे छाए रहते हैं, पता नहीं उसके दिलो दिमाग पे कौन छाया रहता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप डेफिनेटली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। उसके तो दिलो दिमाग पे बस पैसे छाए रहते हैं, इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं ही इज़ obsessed with money। ही इज़ obsessed with money। obsessed का मतलब ही होता है कि कोई किसी चीज़ के बारे में ही सोचता रहता है, हमेशा वही चीज़ उसके दिमाग में छाई रहती है। ही इज़ obsessed with money। obsessed के साथ आप with preposition का यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं उसके दिलो दिमाग पे कौन छाया रहता है। I don't know who he is obsessed with। I don't know who he is obsessed with। यानी वो किस से obsessed है पता नहीं। I don't know who he is obsessed with। तुम किस चीज़ का शोक मना रहे हो? ये शोक मनाना बंद करो और काम पे ध्यान दे लो। शोक मनाना इंग्लिश में हम कह सकते हैं What are you grieving over? What are you grieving over? ग्रीव के साथ आप ओवर preposition का यूज कर सकते हैं। What are you grieving over? ये शोक मनाना बंद करो और काम पे ध्यान दे लो। Stop grieving and focus on your work। Stop grieving and focus on your work। पर्दे साइड में कर दो। तुमने खाना साइड में क्यों कर दिया? खा नहीं रहे क्या? साइड में कर देना, किसी चीज़ को साइड में कर देना, इसके लिए हम असाइड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। पुल द कर्टन्स असाइड। पुल द कर्टन्स असाइड। तुमने खाना साइड में क्यों कर दिया? सिंपल पास्ट टेंस। वाई डिड यू पुश योर फूड असाइड? आर यू नॉट गोना ईट? आर यू नॉट गोना ईट? आर यू नॉट गोइंग टू ईट? क्या खाओगे नहीं खाना? वाई डिड यू पुश योर फूड असाइड। आप ऐसे भी कह सकते हैं आर यू नॉट ईटिंग? आर यू नॉट ईटिंग? इस बात पे एक पार्टी तो बनती है। इस बात पे एक चाय तो बनती है। हम कई बार ऐसे कहते हैं ना, यानी कि एक चाय की ज़रूरत है। अब यहाँ पे चाय तो बनती है, एक पार्टी तो बनती है। कॉल फॉर का हम यूज़ करेंगे दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। इस बात पे एक चाय तो बनती है। दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी। दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी। सो जब भी कुछ हो रहा है और फिर वहाँ पे आपको लगता है कि अब तो ऐसा होना चाहिए, अब तो ये चीज़ बनती है, तो आप कॉल फॉर का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो लोगों से मिलने जुलने में ढीला है। वो तो हर काम में ढीला है। जब कोई किसी चीज़ में ढीला है मतलब उस चीज़ को अच्छे से कर नहीं पाता है, उस चीज़ में वो अनाड़ी है, ढंग से स्किल्ड नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? एक वर्ड है इंग्लिश में जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ inept at mingling with people। inept के साथ आप at preposition का यूज़ करेंगे, जैसे कि good at, bad at, inept at। यानी वो inept है मतलब ढीला है, अनाड़ी है, इस चीज़ में मिंगल नहीं कर पाता है वो लोगों के साथ। ही इज़ inept at mingling with people। at एक preposition है तो इसके बाद verb ing में आएगा। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, he is socially inept। ही इज़ सोशली इनेप्ट। सोशली वो इनेप्ट है, यानी लोगों से मिलता जुलता कम है, उनसे बात कम करता है। वो तो हर काम में ढीला है। ही इज़ इनेप्ट एट एवरीथिंग। ही इज़ इनेप्ट एट एवरीथिंग, यानी हर चीज़ में वो ढीला है, कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता है। उसका कुछ तो करना पड़ेगा। जब आप कहना चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम है और आप कह रहे हो कि अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा यार, तो ऐसे में आप अबाउट प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। I'll have to do something about him। I will have to do something about him। About preposition का यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग बन जाता है कि उसका मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, यानी वो परेशान कर रहा है, ट्रबल मेकर है वो, और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। आप देखिए अबाउट की जगह अगर मैं कोई दूसरी preposition लगाऊं तो कैसे इसका मीनिंग बदलता है। I will have to do something for him। for लगाया तो इसका मतलब बन गया अब मैं उसके भले की सोच रहा हूँ, उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। दूसरी प्रेपोजिशन देखिए, आई वॉन्ट डू एनीथिंग टू हिम। अगर आप टू लगाएंगे इसका मतलब आप उसे हार्म नहीं करना चाहते। अगर आप टू लगाते हैं, यू वॉन्ट टू डू समथिंग टू समवन, दैट मीन्स आप उसको हार्म करना चाहते हैं। लाइक व्हाट डिड यू डू टू हिम, आपने उसको क्या कर दिया, आपने क्या हार्म कर दिया उसको। आई वॉन्ट डू एनीथिंग टू हिम, मैं उसको किसी भी वे में हार्म नहीं करूँगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। एक और प्रेपोजिशन को आप देखिए, आई वॉन्ट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिम। आई वॉन्ट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिम, यानी मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। तो आप देख रहे हैं कैसे जब प्रेपोजिशन बदलती है तो मीनिंग बदलता है। इस घर में हमेशा मेरी चलती है।
मेरी चलती है. There's a fantastic idiom for such a situation. I always have the last word in this house. I always have the last word in this house. जब भी कोई बात होती है तो हमेशा मेरी बात मानी जाती है, मेरी चलती है, मैं ही आखिर में जीतता हूँ. यहाँ अपनी चलाने की कोशिश मत करो. Don't try to have the last word here. Don't try to have the last word here. मुझे इस परेशानी से छुटकारा दिलवाओ. पता नहीं इस बदबू से छुटकारा कब मिलेगा. जब हम ऐसी बात करते हैं कि किसी चीज़ से छुटकारा पाना, हम एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं get rid of something. Get rid of something. Help me get rid of this problem. Help me get rid of this problem. इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में मेरी हेल्प करो. जब आप हेल्प वर्ड का यूज़ करते हैं तो इसके साथ आप टू लगा भी सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं. दोनों ही वेज में वो एक्सेप्टेबल है. आप कह सकते हैं हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम या फिर हेल्प मी गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम. पता नहीं इस बदबू से छुटकारा कब मिलेगा. आई डोंट नो व्हेन आई विल गेट रिड ऑफ दिस बैड स्मेल. बदबू को बैड स्मेल या फिर स्टिंग कह सकते हैं. जी हाँ, स्टिंग का यूज़ एज अ नाउन भी हो सकता है, वैसे एज अ वर्ब भी होता है. जैसे इट्स स्टिंकिंग है, यानी यहाँ पे बदबू आ रही है, बट हम यहाँ पर इसका यूज़ एज अ नाउन कर रहे हैं. I will get rid of this bad smell or I will get rid of this stink. ये किस तरह की चाय है? ना इसमें दूध है ना चीनी है. कैसे कहेंगे? What kind of tea is this? What kind of tea is this? Kind of तरह की. What kind of किस तरह की चाय tea is this है ये. ना इसमें दूध है ना चीनी है. यहाँ पर हम correlative conjunctions का यूज़ करेंगे. एक पेयर है हमारे पास neither nor. neither को हम neither भी बोलते हैं. हम कह सकते हैं It has neither milk nor sugar. It has neither milk nor sugar. ना इसमें दूध है ना चीनी है. Neither, neither, both the pronunciations are correct. It has neither milk nor sugar. So these are called correlative conjunctions. That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.